Hello guys, good evening. How are you? I am Abhinandan Tayal and I am bringing you with this current affair. Current affair set 08 October 2023 और ये वही करंट अफेयर है दैट मे बी बेनिफिशियल इन योर एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एफकेट, एनडीए, सीडीएसई एंड अदर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स. ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन. ओके, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि विच प्लेयर मेड द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन T20 क्रिकेट. T20 क्रिकेट में सबसे पहले सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया? तो पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? युवराज सिंह के नाम पे था, बट अब ये रिकॉर्ड टूट गया है 9 डिलीवरीज में. इस बंदे ने, और इसकी टीम देख सकते हो नेपाल. ठीक है, इस बंदे ने किसके अगेंस्ट, कौन सी टीम के अगेंस्ट? मंगोलिया के अगेंस्ट. मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया आपको पता ही है, मंगोलिया वही है जहां से कौन आए थे? मुगल्स आए थे. ठीक है, तो मुगल्स का नाम मंगोलिया से ही आया है. ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? उलन बतौर, सबको पता है, उलन बतौर इसकी कैपिटल है. अब क्वेश्चन ये है कि कौन था ये प्लेयर? तो कोई नेपाली है तो भाई हैरी ब्रुक नहीं होगा, ईशान किशन नहीं होगा, युवराज सिंह नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? दीपेंद्र सिंह एरी. ठीक है, तो ये नेपाल का टीम का प्लेयर है और इसने ये अभी रिकॉर्ड तोड़ दिया. ठीक है, नेक्स्ट प्लेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच सिटी विल द IBSA ब्लाइंड फुटबॉल इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 बी ऑर्गेनाइज? कि एक इप्सा ब्लाइंड फुटबॉल कप होना है, वो किस जगह पर होना है? पहली बात तो इप्सा की फुल फॉर्म, एक इप्सा आपने पढ़ा होगा इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये वो वाला इप्सा नहीं है. ये कौन सा वाला इप्सा है? इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन. तो इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन ने एक फुटबॉल टूर्नामेंट कराया है जो है इंटरकॉन्टिनेंटल, जिसमें बहुत सारे कॉन्टिनेंट आपस में भिड़ेंगे. अब क्वेश्चन ये है कि ये जो हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? तो बच्चों ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है कोची में. वेयर इट इज इन कोची. और कोची कौन से राज्य में पड़ता है? कोची पड़ता है केरला में. तो ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है. चलो ठीक है, नेक्स्ट. Who will be honored with the 74th दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023? 2023 का ये जो अवार्ड है ये किसे मिला हुआ है? ठीक है, पहली बात तो दादा साहिब फाल्के अवार्ड की बात करें तो ये जो अवार्ड है ये इंडियन गवर्नमेंट का अवार्ड है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये अवार्ड जो शुरू हुआ था ये शुरू हुआ था इन 1969 में शुरू हुआ था. अब क्वेश्चन ये आएगा सर, ये दादा साहिब फाल्के थे कौन? आपने एक बहुत फेमस मूवी सुनी होगी हमारे यहाँ पे, हमारी फेमस मूवी का नाम है राजा हरिश्चंद्र. राजा हरिश्चंद्रा ये मूवी बनी थी 1913 में, और ये बनाई किसने थी? दादा साहिब फाल्के ने. तो क्योंकि इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा माना जाता है तो इन्हीं के नाम पे एक अवार्ड शुरू किया गया, दादा साहिब फाल्के अवार्ड. उसी में एक अवार्ड मिलता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कि कोई ऐसा अभिनेता जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिनेमा को दे दी, उनको इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है? अवार्ड करती है. और बहुत सारे एग्जाम में इसको बार बार पूछा जाता है. तो जैसे कि आपको लिस्ट दिख रही है 2023 में 73, तो 74th है, वो किसको मिला? रेखा को मिला. 70 आशा पारेख को मिला. 71st में रजनीकांत. 68 किसको मिला? 68 किसको मिला? आशा पारेख. 67 किसको मिला? रजनीकांत. 66 किसको मिला? अमिताभ बच्चन. तो भाई ये कह रहा है कि इस बार ही किसको मिला 2023 में? 74th. तो ये जो मिला, अगर कोई आप अपने मम्मी को दिखा के पूछ सकते हैं या कोई बड़ा हो घर में पूछ सकता है कि ये कौन सी एक्ट्रेस थी, और अगर आपको नहीं पता है कौन सी एक्ट्रेस थी तो उसका नाम क्या है? वहीदा रहमान. तो वहीदा रहमान जी को इस बार क्या मिला? दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला है. और किसको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोलते हैं? दादा साहिब फाल्के को. कब से ये अवार्ड शुरू हुआ? 1969. कौन देता है? इंडियन गवर्नमेंट देती है. और ये दादा साहब फाल्के कौन थे? जिन्होंने कौन सी मूवी बनाई थी? राजा हरिश्चंद्र. 1913. जब आप सोचो कि 1913 में क्या चल रहा था? गदर मूवमेंट 1913 में चल रहा था. ठीक है, और फिर आपने देखा होगा गदर पार्टी, गदर मूवमेंट हमने सुना था. अभी तक गांधी जी भी इंडिया में नहीं आए थे. गांधी जी 9 जनवरी 1915 में इंडिया में आए थे. ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं हुआ था, CDA मूवमेंट नहीं हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं हुआ था. तो सोचो कितनी पुरानी बात है. जलियांवाला बाग मसकेर भी नहीं हुआ था. तो बहुत पुरानी बात है. उस समय पर सिनेमा की बात है जब हमारा देश गुलाम था, तो इसलिए इनको फादर ऑफ इंडिया सिनेमा माना जाता है. ठीक है, नेक्स्ट. विच कंट्री स्पेस एजेंसी लॉन्च द ऑसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट? ठीक है, तो ये देखो ये स्पेसक्राफ्ट है. इसमें खास बात यह है कि अब तक हमने जो मिशन भेजे थे, हम ऐसे मिशन भेजते थे जो किसी प्लैनेट पे भेजते थे या किसी सैटेलाइट पे भेजते थे. ये मिशन हमने एस्टेरॉयड पे भेजा है. ठीक है,
तो एस्टेरॉयड पे अपने में ये खुद में ही एक अनप्रेसिडेंटेड मिशन था। क्वेश्चन ये है कि ये अनप्रेसिडेंटेड मिशन किसने भेजा। तो भाई अगर मैं यहाँ पे पढ़ के भी दिखाऊं तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट, नासा मिशन। तो नासा का नाम आ चुका है, तो आंसर क्या होगा, यूएसए होगा। सक्सेसफुली डिलीवर्ड डस्ट सैंपल्स फ्रॉम एस्टेरॉयड बेनू। बेनू से ये क्या करके लाया, डस्ट सैंपल लेके आया है। इज सेट टू मेक इट रिटर्न टू द अर्थ। और अभी किस साइड को बढ़ गया है, बेनू से इसने सैंपल लिए और अब ये कहाँ गया, अर्थ की तरफ को वापस आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा सैंपल नहीं लिया, ग्राम्स में सैंपल लिया है, बट इस तरह का मूवमेंट की किसी एस्टेरॉयड से वापस आना, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इट वॉज लॉन्च बाय, अभी तक जैसे हमने चंद्रयान पे सिर्फ लैंड किया, अभी वो रोवर वहाँ से उठ के दोबारा वापस नहीं आ रहा, तो वो और चैलेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, इट वॉज लॉन्च बाय नासा इन 2016 में लॉन्च किया गया था। साइंटिस्ट विल एनालाइज द एस्टेरॉयड सैंपल टू इन्वेस्टिगेट द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो सबको पता है कि हम कहते हैं कि हम जो पूरा यूनिवर्स है वो कहाँ से बना है, वो एक कहाँ से बना है, एक स्मॉल, एक बहुत ही कॉम्पैक्टेड बॉडी से बना हुआ है और उससे फिर एक्सप्लोजन हुआ, जिसे बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। तो जितने भी यहाँ पे प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, कहते हैं, सब उसी एक्सप्लोजन से निकले हैं। तो अगर हम इसको स्टडी करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारी अर्थ भी कैसे बनी। ठीक है, बाकी आपको अगर ज्योग्राफी के टर्म्स में बताऊं तो ज्योग्राफी में पहली बात तो उसके क्वेश्चन मार्क का आंसर मार्क कर देता है यूएसए। ज्योग्राफी में आपको पता ही है कि ये सन है और हम सन के अराउंड सभी प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है, मर्क्यूरी, फिर क्या है, वीनस, फिर क्या है, अर्थ, और फिर क्या है, मार्स। उसके बीच में एक बेल्ट है, इस बेल्ट को बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं, तो एस्टेरॉयड जनरली यहीं पे मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, फिर प्लूटो था, अब प्लूटो हटा दिया गया है कैटेगरी से। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें सोलर सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि सन 99.9% इसका जो पार्ट है वो सन ही है। मतलब आप सोचोगे कि ये सारे जितने प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स हैं, ये सारे 100 ग्राम के हैं, तो 90.9 ग्राम का कौन है, सन ही है, और बाकी सब 0.1 ग्राम के हैं। तो इसलिए हम इसको सोलर सिस्टम बोलते हैं। इसको हम इसलिए टेरेस्ट्रियल सिस्टम नहीं बोलते, क्योंकि अर्थ तो उसके बराबर कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस वाज लॉन्च इन विच स्टेट एंड यूटी। ठीक है, कि इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन सेल बस, आपको पता ही है कि हम जाना चाह रहे हैं फ्रॉम नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर क्लाइमेट चेंज इसी तरीके से बढ़ता रहा तो आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लड की सिचुएशन आ रही है, ड्रॉट की सिचुएशन आ रही है, सूखा पड़ जा रहा है, कभी बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है। बहुत सारे आइलैंड नेशन लाएगा, आपने नाम सुना होगा, पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड ग्रुप है मार्शल आइलैंड। ठीक है, वो मार्शल आइलैंड हद से 7 सालों में वो डूब जाएगा। सोचो कितने लोग बेघर हो जाएंगे। तो अगर क्लाइमेट चेंज को नहीं रोका गया, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी, जो डेवलप नेशन है या डेवलपिंग नेशन है, इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट पोल्यूटर, तो हमें तो ये लेनी पड़ेगी। इंडिया ने अपना एक टारगेट लिया हुआ है। इंडिया ने टारगेट लिया है कि मैं 2070 तक हम क्या हो जाएंगे, हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे 2070 तक। कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है कि जितनी कार्बन हम एमिट करेंगे उतनी कार्बन हम क्या कर लेंगे, सक कर लेंगे एटमॉस्फेयर से। तो सोचो आपने 2 किलो कार्बन छोड़ी, 2 किलो आपने सक कर ली, तो आप क्या हो गए, कार्बन न्यूट्रल। अभी नहीं है पॉसिबल है। अभी क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा अभी डिपेंडेंट हैं ऑन नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर। तो एकदम तो हम शिफ्ट नहीं कर जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे भी एकदम शिफ्ट करने की कोशिश की गई है वो नेशन डूब गया है। तो हमने अपने लिए एक फेज वाइज रखा हुआ है कि हम धीरे धीरे पहुँचेंगे, जिसमें हमने न्यूक्लियर एनर्जी को और आपने सोलर एनर्जी या ऐसी कोई भी जो जो रेन्यूएबल एनर्जी है उस पर हमें फोकस करना है। तो दिल्ली जो पोल्यूशन से बहुत घिरी रहती है, तो दिल्ली में एक बस सर्विस चलाई गई है जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे चलाई गई है। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बस टू रन स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ तो आपको पता ही है, अभी प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था, राजपथ का नाम करके क्या कर दिया था, कर्तव्य पथ कर दिया था। तो वहाँ पे ये बस चलेगी। अगर आपको वहाँ पे घूमना हुआ तो आप ऐसी 0 एमिशन की फ्यूल सेल की बस में घूमोगे, और जिससे दिल्ली का पोल्यूशन कंट्रोल होगा। और कोशिश की जाएगी कि अभी तो सिर्फ कर्तव्य पथ पे चल रही है, फिर धीरे धीरे हर जगह पे चले। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर फिर जब कर्तव्य पथ पे चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया, दिल्ली हो गया, सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच सिटी विल द G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले भी ऑर्गेनाइज। G20 कनेक्ट, आपको पता ही है G20 में बहुत सारी और सब मीटिंग्स भी होती है, कल्चरल मीटिंग होती है, ये यूनिवर्सिटी मीटिंग है। तो उससे क्या होता है, पहले जो ये G20 शुरू हुआ था असल में इन 1990
1999। तो ये G20 जो ग्रुप ऑफ 20 है, ये जो शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था इन 1999। ठीक है, ये किसका ग्रुपिंग है? ये वर्ल्ड की जो मेजर या टॉप जीडीपी वाली कंट्रीज है उनका ये ग्रुपिंग है। ठीक है, इसमें सभी आते हैं। ये शुरू क्यों हुआ था? क्योंकि एशिया में आया था एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था एशिया में। और जब एशिया में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि आजकल का ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, एक कंट्री दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो अगर एशिया में क्राइसिस आएगा तो अफ्रीका भी जाएगा, अफ्रीका में आएगा तो यूरोप भी जाएगा। तो ऐसे जो ये क्राइसिस है क्या ना करे, शिफ्ट ना करे, माइग्रेट ना करे, तो उसके लिए G20 एक सेटअप बनाया गया कि उसमें क्या करेंगे, उसमें हर देश का सेंट्रल बैंक। तो जब ये शुरू हुआ था तो सिर्फ हर देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर और हर देश का फाइनेंस मिनिस्टर वही पार्टिसिपेट करता था। बट 2008 के बाद से क्या हो गया, अब हेड ऑफ द स्टेट भी फिर मीटिंग करने लगे, जैसा कि अभी हमने देखा इंडिया में हुआ। तो ये शुरू हुआ था कुछ ऐसे। अब उसी में ये कह रहा है कि G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले भी ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ है? तो भाई आपको पता ही है, ये हुआ है भारत मंडपम में। भारत मंडपम। और आप देख रहे हो ये बिल्डिंग जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भारत मंडपम की बिल्डिंग है। बहुत बड़ा गैदरिंग प्लेस है। सामने नटराज भगवान की यहाँ पे मूर्ति लगाई हुई है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई भारत मंडपम में तो आंसर क्या होगा, न्यू दिल्ली। पढ़ भी लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी addressed the G20 University Connect Finale program at Bharat Mandapam in New Delhi. The G20 University Connect initiative was undertaken with the aim to build an understanding of India's G20 presidency amongst India's youth and enhance their participation in their different G20 events. तो इंडिया के जो यूथ है उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया था भारत मंडपम में। और भारत मंडपम कहाँ है? भारत मंडपम है दिल्ली में। चलो ठीक है, नेक्स्ट। Who has been named as chairman of governing council of Satyajit Ray Film and Television Institute? तो ये जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है, नाम क्या है? सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। उसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो बड़ा ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। आर माधवन बने हैं, शेखर कपूर बने हैं, अल्लू अर्जुन बने हैं या सुरेश गोपी बने हैं? तो गोपी बहू। ठीक है, कौन बना है? सुरेश गोपी बने हैं। ठीक है, ये बने। नेक्स्ट, Which Indian author novel Western Lane has been shortlisted for the Booker's Prize 2023? इंडियन ऑरिजिन है, इंडियन नहीं है। एक नॉवेल है वेस्टर्न लेन जो शॉर्टलिस्ट हुई है बुकर्स प्राइज के लिए, मतलब इसे बुकर प्राइज मिला नहीं है, बुकर प्राइज मिल सकता है। तो कौन है? सौम्या स्वामीनाथन, चेतना मारू, प्रीति बाथम और कृतिका खेर। तो देखो वेस्टर्न लेन ये नॉवेल है, बुकर्स प्राइज के लिए चूज की गई है। ये वो लेडी है, इसका नाम क्या है? चेतना मारू। तो लंदन बेस्ड इंडियन ओरिजिन राइटर चेतना मारू डेब्यूट वेस्टर्न लेन। ये जो बुक है ये नॉमिनेट हुई है फॉर बुकर्स प्राइज। ठीक है, earn a well-deserved place on the prestigious book prize shortlist. The novel tells the poignant story of a 11-year-old British Gujarati girl named Gopi. तो ये कुछ ब्रिटिश गुजराती गर्ल गोपी की स्टोरी है, उसके ऊपर इसने बुक लिख दी है। नाम क्या लिखा हुआ है? वेस्टर्न लेन। और राइटर का नाम क्या है? चेतना मारू। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट, विद विच कंट्री विल इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट इन द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023? तो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज होनी है, इंडिया करती है। किस कंट्री के साथ करती है? यूएसए के साथ करती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है। इंडिया एंड यूएस आर्मी नेम मसल फ्लेक्सिंग इन अलास्का। कहाँ पे चल रही है ये? अलास्का में चल रही है। मिड एयर जंप्स एंड मोर, वॉच युद्ध अभ्यास। यूट्यूब पे वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो मिड एयर जंप चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको देखना है, बहुत ज़्यादा हीरोइक काम चल रहे होंगे। और जनरली किसके बीच में होती है? यूएसए एंड इंडियन आर्मी के ये बीच में होती है। जनरली हर साल ही होती है, और इस बार कहाँ हो रही है? दिस टाइम इट इज इन अलास्का। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हु इज द फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम? कि पहला एशियन, मतलब बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है ये, फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। एक हॉल ऑफ फेम होता है, हॉल ऑफ फेम का मतलब जहाँ पे मतलब आपको एक तरह की इज्जत है, ये रिस्पेक्ट है। तो पहला एशियाई टेनिस की फील्ड में कौन है? लिएंडर पेस को चुना गया है। द 50-year-old लिएंडर पेस was one of the 6 nominees announced for the class of 2024. He will be competing with Cara Black, Anna Ivanovic,
Carlos Moya, Daniel Nestor, Flavia Pennetta in the player category. Li Nina, the Chinese player, became the first Asian player to get nominated to the IITHF in 2019. ठीक है, International Tennis Hall of Fame, first Asian man to be nominated for. तो भाई ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हुआ? लिएंडर पेस. नेक्स्ट, भारत ड्रोन शक्ति एग्जीबिशन 2023. ये कोई एग्जीबिशन लगा है? क्वेश्चन ये है कि एग्जीबिशन कहाँ लगा है? तो ये जो एग्जीबिशन लगा है, ये लगा है हिंडन एयरबेस में, हिंडन एयरबेस. और ये जो हिंडन एयरबेस है, इट इज इन गाजियाबाद. और जो गाजियाबाद है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश. तो इट हैज़ बीन जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया. उन्होंने ये ऑर्गेनाइज कराया हुआ है. द फॉर्मल इंडक्शन ऑफ C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टू द IF वाज ऑल्सो ऑर्गेनाइज. तो एक ये हमने ये खरीदा है कहीं से ड्रोन, इसको इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट कराया है, ये भी यहीं पे हुआ है. मतलब एक तरीके की सेरेमनी ऑर्गेनाइज कराई गई है. ठीक है. नेक्स्ट, Which country's women cricket team has clinched a gold medal at the Asian Games 2023? Asian Games 2023 में किस कंट्री ने विमेन कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो सबने जीता है, तो वो प्राउड इंडियंस हम ही हैं जिनका हमारी टीम ने जीता है. द इंडियन विमेन क्रिकेट टीम लेड हरमनप्रीत कौर recently clinched the gold medal at the Asian 2023 in Hangzhou, China. In their debut appearance at the Asian Games, the Indian women cricket team secured a gold medal डिफिटिंग विच कंट्री? श्रीलंका. बस याद रखने वाली बात क्या थी? श्रीलंका को हराया है. और इस बार जो ये एशियन कहाँ हो रहा है? ये कहाँ हो रहा है? होंजोउ, चाइना में हो रहा है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. स्वाति नायक, हु वॉज इन द न्यूज, हैज वॉन विच अवार्ड? स्वाति नायक ने अभी एक अवार्ड जीता है. ये अवार्ड जो जीता है उसका नाम क्या है? उसका अवार्ड का नाम है नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड. नॉर्मन ई बोरलॉग, आपको पता ही है नॉर्मन ई बोरलॉग कौन थे? इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन. फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन. ये मैक्सिको से थे, मैक्सिको से थे, ये साइंटिस्ट थे. इन्होंने बनाई थी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इन्होंने बनाई थी. तो अब इनके नाम पे अवार्ड दिया जाता है इन 2 फील्ड्स, एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट के फील्ड में. एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट के फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है सिंस 1972. और इस बार ये अवार्ड किसने जीत दिया? ये स्वाति नायक ने. तो आंसर क्या हो गया? ए. ठीक है. एग्रीकल्चर साइंटिस्ट स्वाति नायक बिकेम द थर्ड इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट टू विन प्रेस्टिजियस नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड. किस कैटेगरी में? एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट कैटेगरी में दिया जाता है. ठीक है, विद द फूड वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? As per the recent data, what is the percent of village declared open defecation free plus? Open defecation free plus. देखो पहले तो हमने कोशिश की कि open defecation जो खुले में सोच करते थे उससे पहले अपने विलेजेस को फ्री करें, और फिर प्लस में क्या था, और अच्छी अगर उसमें वाटर सप्लाई हो गई तो वो प्लस हो गया. इंडिया में कितने जो विलेजेस हैं उनको ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस डिक्लेयर कर दिया गया है. तो आपको पता ही है कि कौन सा मिशन चलाया था? स्वच्छ भारत अभियान. ठीक है, उसके तहत हमें ओपन डेफिकेशन फ्री करना था. बहुत सारे टॉयलेट्स बनाए गए. ठीक है, यूपी में ही लाखों में टॉयलेट्स बनाए गए. और कितने अभी विलेजेस हो गए? 75% विलेजेस क्या हो गए? ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट. सॉरी, इंडियन नेवी रिसेंटली ऑर्गेनाइज इट्स इनॉग्रल ट्राइलेटरल एक्सरसाइज विद द नेवीज ऑफ विच कंट्री? इंडियन नेवी ने अभी इनॉग्रल मतलब पहली बार एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज की है 2 और कंट्रीज के साथ. उसका नाम क्या है? इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडियन नेवी ने मिलकर एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज की है. ठीक है, और हमारी कौन सी वॉरशिप गई थी वहां पे? INS सह्याद्री. हमारी साइड से उसने क्या किया? वहां पे पार्टिसिपेट किया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द सेकंड टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार स्टेट बी एस्टैब्लिश? ये कह रहा है कि बिहार में एक सेकंड टाइगर रिजर्व बना है. ठीक है, तो भाई बिहार में अगर सेकंड टाइगर रिजर्व बना है तो पहला भी होगा. पहला कौन सा था? पहला था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये बिहार का पहला टाइगर रिजर्व है. ठीक है, ये कहां था? वेस्टर्न चंपारण में था. अब एक नया टाइगर रिजर्व बना है, ठीक है, बिहार में. तो वो कहां बना है? वो बना है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में. आफ्टर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, बिहार इज गोइंग टू सेकंड टाइगर रिजर्व इन कैमूर.
तो उसका नाम क्या है टाइगर रिजर्व का? कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बाय द एंड ऑफ द ईयर 2024। तो अब जो बिहार है वहां पे 2 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। एक का नाम क्या है वाल्मीकि और दूसरे का नाम क्या है कैमूर टाइगर रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच शूटिंग इवेंट डिड द इंडियन टीम विन द गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम 2023? जो इंडियन टीम है उसमें हमने एक गोल्ड मेडल जीत लिया है, ठीक है। पूछ रहा है कि किस इवेंट में, कितने मीटर से आपको निशाना लगाना होता है उसके हिसाब से होता है। 50 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर पिस्टल, 25 मीटर एयर पिस्टल। तो भाई हमारी टीम में कौन कौन थे? स्वप्निल कुसाले, ऐश्वरी तोमर, अखिल शिरोन won the gold medal for India in 50 मीटर राइफल 3P इवेंट। तो उसका आंसर क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। द विमेन टीम ऑफ ईशा, दिव्या एंड पलक वॉन द सिल्वर मेडल इन 10 मीटर। ये अलग से एक इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपको पता होनी चाहिए कि हमने ईशा, दिव्या और पलक ने विमेन कैटेगरी में 10 मीटर में हमने कौन सा इवेंट जीत लिया है? सिल्वर मेडल जीत लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, और इंडिया हमेशा ही आर्चरी में और शूटिंग में आगे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, who has become the first Indian to reach the quarter final of women's single table tennis competition at Asian Games? कौन सी पहली इंडियन बनी है जो कहां पहुंची है? क्वार्टर फाइनल में विमेन सिंगल कैटेगरी में एशियन गेम्स में, ठीक है। तो ये लेडी सबको सब जानते हैं, कपिल शर्मा शो में भी आई थी। इनका नाम क्या है? मनिका बत्रा। इन्होंने ये काम कर दिया है जो क्वार्टर फाइनल में पहली फीमेल पहुंच गई है, ठीक है। नेक्स्ट, When is वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो वर्ल्ड हार्ट डे, तो हार्ट के रिगार्डिंग लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए एक हार्ट डे बनाया जाता है ऑन 29 सितंबर। उस दो वर्ल्ड हार्ट डे बनाते हैं। थीम क्या थी बच्चों? यूज हार्ट नो हार्ट, ठीक है। हार्ट का यूज करो और अपने हार्ट को जानो, और ये बहुत जरूरी भी है आज के समय में ना, बहुत जरूरी हो गया, आपको पता ही है। Which institution release a report India Aging Report 2023? किसने ये रिपोर्ट निकाली है? तो ये रिपोर्ट निकाली है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इस ऑर्गेनाइजेशन निकाली है अलॉन्ग विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज एंड यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है। इट रिवील्ड दैट इंडियाज एल्डरली पॉपुलेशन कुड कंस्टिट्यूट ओवर 20% ऑफ कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन बाई द ईयर 2050। तो 2050 तक हमारी जो ओल्ड पॉपुलेशन होगी वो 20% होगी हमारी टोटल पॉपुलेशन के। द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एस्टिमेटेड एट 41%। 41% से बढ़ेगी। तो अभी इंडिया जो है ना, इंडिया अभी अपने किस में है? इंडिया अभी अपने बिल्कुल कह सकते हैं जैसे बूम पीरियड में है, जहां पे हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है ना, जिस टर्म को हम यूज करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, जब आपकी पॉपुलेशन मेजरली 15 से 59 एज में ग्रुप में हो, तो आपके यहाँ पे क्या है? एक बहुत ही परफेक्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड है। मतलब जो मोस्ट ऑफ द पीपल है वो काम करने वाली फेज में है, ठीक है। ओल्ड एज, जापानीज जो पॉपुलेशन है वो ओल्ड एज में है, तो वहाँ पे इतना अच्छा डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है। तो ये इंडिया के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारे यहाँ इतने काम करने वाले लोग हैं। बट नेगेटिव क्या है कि हमारे पास वो स्किल सेट नहीं है जो मार्केट में रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास वो स्किल सेट भी होनी चाहिए। उसके लिए बहुत सारे मिशन चलाए गए, जैसे प्रधानमंत्री कौशल योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं जिससे हम लोगों को सिखाते रहते हैं कि भाई कैसे करना है, ठीक है। कोंगथोंग विच बैग द बेस्ट टूरिज्म विलेज, ठीक है। कोंगथोंग को एक बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड मिला है। कौन से राज्य में पड़ता है? तो कोंगथोंग भाई कहाँ पड़ता है? मेघालय डिस्ट्रिक्ट, मेघालय में पड़ता है। और कोंगथोंग विलेज सिचुएटेड इन द ईस्ट खासी हिल्स ऑफ मेघालय रिसेंटली बैग द अवार्ड ऑफ नेशनल टूरिज्म अवार्ड 2023। तो उसको ये अवार्ड मिला हुआ है, यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर ने दिया ये अवार्ड। और आपको पता ही है कि मेघालय इज फेमस फॉर, आपने देखा होगा वहाँ पे बहुत सारे ब्रिजेस आप देखोगे जो किसके बने हुए हैं। जैसे कि मैं एक ब्रिज दिखाता हूँ, जैसे कि ये ब्रिज बैम्बू के बने हुए ब्रिजेस होते हैं, बहुत ही सस्टेनेबल तरीका है। वहाँ पे अगर वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर भी अगर आपको क्या करना हो, सप्लाई कराना हो, वो भी बैम्बूज के थ्रू होता है। तो बहुत ही मेघालय इस फील्ड में एक बहुत ही कह सकते हैं फ्लैग बेयरर है एनवायरमेंट के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड द एनुअल IAEA जनरल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। IAEA, तो IAEA देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। IAEA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन। इसकी एक मीटिंग हुई है, कहाँ हुई है? ऑस्ट्रिया में हुई है। ऑस्ट्रिया में कहाँ हुई है? वियना में हुई है, ठीक है। तो देखो एनुअल IAEA जनरल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन वियना। एट दिस इवेंट इंडिया अनाउंस्ड इट्स प्लान टू जनरेट 22 गीगावाट। 22 गीगावाट का मतलब समझते हो? 22 गीगावाट का मतलब होता है 22,000 मेगावाट। कभी इसे हल्का समझ रहे हो, ठीक है।
हल्के में मत लेना। 22 गीगावाट का मतलब होता है 20,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, हम न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ है, वियना ऑस्ट्रिया में ये हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज द सेकंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट आफ्टर अरुणाचल प्रदेश टू इंट्रोड्यूस ई कैबिनेट सिस्टम। तो भाई हमारे देश ई कैबिनेट पहले होता है क्या, ये समझ लेते। देखो ई कैबिनेट का मतलब होता है कि जब आपको बताइए कि जो ई कैबिनेट, जब कैबिनेट की मीटिंग होती है, कैबिनेट की मीटिंग अगर फिजिकल मीटिंग हो तो बहुत सारी रिसोर्सेज चलती है, जैसे कि आप और मैं ना एक डिसीजन मेकिंग बॉडी का पार्ट है, ठीक है। आप अपने घर बैठे हो, मैं अपने घर बैठा हूँ, ठीक है। हमें क्या करना होता है, जब तक ई कैबिनेट नहीं तो हमें मिलना पड़ेगा, फिर हम जाएंगे किसी होटल में, जाएंगे रेस्टोरेंट में, जाएंगे पैसे खर्च करेंगे, फिर हमारे बीच में जो भी ट्रांजेक्शंस ऑफ वर्ड्स होता था, थॉट्स होता था, वो पेपर के थ्रू हुआ करता था। कोई आप लैपटॉप यूज़ नहीं कर रहे, आप कोई मॉडर्न डे कोई इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर रहे, तो उसमें बहुत ज़्यादा पेपर भी वेस्ट होते थे, ठीक है। जैसे आप मेरे को कोई 100 पेजेस का आपको मेरे को रिपोर्ट देनी है, तो आप 100 पेजेस की रिपोर्ट दोगे, मेरे को दोगे, फिर 10 बंदे हैं तो 10 को दोगे, 1000 पेजेस लग गए। फिर उस रिपोर्ट में मैंने कहा कुछ चेंजेस करके लाओ, फिर 1000 पेजेस आप फिर दोबारा से प्रिंट करोगे, और फिर 10 बंदों के लिए 1000 पेजेस और हो गए, फिर मैंने कहा एक और करके लाओ, तो एक रिपोर्ट 3000 बंदों की और पता नहीं कितनी रिपोर्ट देनी होती है। तो सोचो कितने पेपर काटने पड़ते होंगे, पेपर बनाने पड़ते होंगे, कितने पेड़ काटने पड़ते होंगे। क्यों ना ई कैबिनेट मीटिंग कर ले, क्यों ना इसको यूज़ किया जाए। तो हमारे इंडिया में ऑलरेडी 4 स्टेट्स में ये ई कैबिनेट सिस्टम है। कौन कौन से स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और रिसेंटली अभी किसमें कहा है, त्रिपुरा में ये कहा गया है। तो भाई इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या हो गया, त्रिपुरा इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छे से देख लेना इसको। नेक्स्ट, विच क्रिकेट लीजेंड हैज बीन अपॉइंटेड बाय आईसीसी एज अ ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ ओडीआई क्रिकेट। तो भाई अभी देखो इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो उसमें आईसीसी ने अपना एम्बेसडर अपॉइंट किया है, ग्लोबल एम्बेसडर, जो इस चीज़ को प्रमोट करेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड कप को देखो। तो कौन किसको अपॉइंट किया गया है, सचिन तेंदुलकर को। वैसे भी गॉड ऑफ द क्रिकेट माने जाते हैं, तो इनको ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप का, और ये बहुत बड़ा एक चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट, Who has became the first Indian female athlete to win a gold medal in javelin throw। तो आपको बताइए नीरज चोपड़ा तो हमारे लिए हर इवेंट में गोल्ड लेके आ रहे हैं, तो इस बारी हमारे लिए एशियन गेम में भी गोल्ड आया है, और वो कौन लेके आई है, अन्नू रानी। तो ये जो लेडी है ये हमारे लिए गोल्ड मेडल लेके आई हैं, और इन्होंने 62.92 मीटर का एक लंबा एक जेवलिन फेंका है, और नीरज चोपड़ा से तो बहुत कम फेंका है, बट फीमेल कैटेगरी में ये भी बहुत अच्छा एक स्कोर है। तो ये हमारे लिए क्या लेके आई है, गोल्ड लेके आई है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी साइंटिस्ट वर जॉइंटली अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर द ईयर। देखो किसे किसे मिला है, आपका नाम पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे बहुत जरूरी है ये, मोंगी जी बवेंदी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई एकिमोव, इन तीनों को मिला। तो आंसर क्या हो गया, 3। किस लिए मिला है, फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स को ढूंढने के लिए, सिंथेसिस का मतलब उसको पाने के लिए ये अवार्ड मिला है, 3 को मिला है, और यहाँ पे लिखा हुआ है। नोबेल प्राइज क्या कैसे किस किस को मिलता है, फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री, मेडिसिन में, लिटरेचर में, पीस में, और इकोनॉमिक्स में। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कैटेगरी में ये प्राइज मिलता है, ठीक है। आपको 6 की 6 कैटेगरी पता होनी चाहिए। अभी कह रहा है कि फिजिक्स में कितने लोगों को मिला है, ठीक है, तो पढ़ लेते, देखो किस किस को मिला हुआ है। जॉइंटली अवार्डेड दो, पियरे एगोस्टेनी, फ्रैंक क्रूज एंड एने ली हुलियर। तो भाई तीनों को मिला है, तो 3 को मिला है, ये हो गया। क्यों मिला है, ठीक है, वो देख लेते हैं क्यों मिला हुआ है। दिस अवार्ड हैज बीन गिवन फॉर द अवार्ड स्टडीज रिलेटेड टू एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट इन मैटर। तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ ये रीज़न है इसके वजह से मिला। तो इसका आंसर भी क्या हो गया, इसका आंसर भी 3 हो गया, ठीक है। और ये कह रहा है कि द नोबेल 2023 नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन हैज बीन अवॉर्डेड टू, किसको मिला है, कैटालिन कैरियोको और ड्रू विसीमैन को मिला है। तो भाई ये 2 को मिला है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सारे याद रखने हैं। और आपको मेरे को बताना है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको बताना है कि इस बार नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है, ठीक है। किसी विमेन को मिला है, और वो विमेन कहाँ की है, ईरान की है, उसका नाम बता देना मेरे को, ठीक है। और वो जेल में क्यों, ये भी देख लेना। और वो जेल में है जिसको पीस प्राइज मिला है, ठीक है। हु हैज बीन बिकम द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। तो अभी जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स इलेक्शन हुआ था, उसमें 54% वोट के साथ कौन जीत गया है, मोहम्मद म्यूजू ये जीत गए हैं। और इनको एंटी इंडियन माना जाता है, एंटी इंडियन।
इनसे पहले जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था मोहम्मद सोलेह, ये प्रो इंडियन थे, बट अब इनको हरा के ये बन गया है ये, ठीक है, और ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये यहाँ पे श्रीलंका है, ये इंडिया है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, और इधर को ये क्या है, ये मालदीव्स है। ये ऊपर इंडिया और ये मालदीव्स, इन दोनों को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? आई थिंक 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल एक लाइन है जो अलग करती है इंडिया को किससे? मालदीव से। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इंडिया में देखो ये साइकिल का एक वे है, उसके ऊपर सोलर पैनल लगा दिए गए हैं। तो इंडिया फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? ये कहाँ पे काम हुआ? ये हैदराबाद में हुआ। देखो सोलर पैनल, सोलर एनर्जी सबसे अच्छा एक इजी सोर्स है टू गेट रिन्यूएबल एनर्जी, बट उसको क्या चाहिए? उसको एरिया भी चाहिए। क्यों ना हम ऐसे इस तरीके से कुछ यूज़ करें, जैसे कि ये एरिया, अभी ये देखो इस एरिया का कुछ और यूज़ तो नहीं होता, इसके ऊपर सोलर पैनल लगा दिए तो देखो एनर्जी भी प्रोड्यूस हो गई, साइकिल का रास्ता बन गया, तो इसे कहते हैं होशियारी। तो आंसर क्या हो गया? हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया की जीडीपी कितनी रहने वाली है? 6.30। जीडीपी होती क्या है? जीडीपी होती है सम टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द नेशन, कि एक नेशन में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि मैं कहता हूं कि गुड प्रोड्यूस के वजह से आलू, तो मैं एक ऐसी एक टर्म ले लेते हैं कि भाई इंडिया में बस 1 किलो आलू प्रोड्यूस हो रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? सर्विसेज के नाम पे बस डीडीए में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं इंडिया की जीडीपी की बात करूं तो इंडिया की जीडीपी क्या हो जाएगी? 1 किलो आलू प्लस 2 डीडीए के बच्चे। अब आपको क्या करना होता है? इनको मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है। जैसे 1 किलो आलू की वैल्यू 20 रुपये का है, तो 20 रुपये प्लस डीडीए की फीस जितनी है तो प्लस में कर दो तो आपको क्या आ जाएगी? जीडीपी। तो जीडीपी प्रिडिक्ट किया कि इस बार ही हमारी जीडीपी है वो 6.3 से ग्रो करेगी, जबकि वर्ल्ड के जो आसार है वो अच्छे नहीं है। लड़ाई चल रही है, आर्मेनिया की चल रही है, अजरबैजान से, रशिया की यूक्रेन से, अभी नई लड़ाई शुरू हो गई, हमास की शुरू होगी इजराइल से। तो वर्ल्ड बैंक ने फिर भी हमें एक अच्छा खासा प्रेडिक्शन दिया कि भाई 6.3 से आप ग्रो कर जाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 6.3 ग्रो कर गया। सो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में अपने नए सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.